तो चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 9 की दूसरे सीट पे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, एक निवासी का EID और UID संख्या दोनों खो गया है। अपने आधार को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित वेबसाइट में किसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। पहला है resident.uidai.net.in, दूसरा है वेब रेसिडेंट गेट आधार नंबर, तीसरा है eAadhar.uidai.gov.in और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पहला आंसर है, तो इसका आंसर पहला है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। आधार से संबंधित किसी भी समस्या के लिए एक निवासी निम्नलिखित में से किस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। पहला है 51 969, दूसरा है 1947, तीसरा है 53 363 और चौथा है 1950। यदि मैं अंग्रेजी में बोलूँ तो पहला है 51 969, दूसरा है सेकेंड है 1947, तीसरा है 53 363 और चौथा है 1950। तो इसमें हमारा आंसर दूसरा है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक निवासी का आधार कार्ड खो गया है और उसके पास केवल EID उपलब्ध है। आधार पाने के लिए अपनाने वाले सही क्रम पहचान करें। पहला है वेबसाइट पे जाने, दूसरा है EID संख्या दर्ज करें, तीसरा है मोबाइल नंबर दर्ज करें, चौथा है आधार डाउनलोड करें। तो हमारा इसमें से आंसर जो है दोस्तों वो पहला ही है। ये जो है सीरियल वाइज हैं 1 2 3 4, तो इसका पहला जवाब यही है 1 2 3 4। तो चलिए दोस्तों हमारा सही जवाब पहला ही था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक आधार संख्या धारक के लिए संबंधित वेबसाइट पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल पर आधार पाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यक है। पहला है EID संख्या, दूसरा है पंजीकृत मोबाइल संख्या, तीसरा है OTP। तो पहला ऑप्शन है हमारा पहला, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 1 और 2 और चौथा है 1 2 3। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों चौथा 1 2 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक ऑपरेटर को UID EID पुनः प्राप्त प्रक्रिया के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है। पहला है एक निवासी का पहली बार आधार सृजन करने के लिए, दूसरा है सिस्टम से डुप्लीकेट डेटा हटाने के लिए, तीसरा है आधार संख्या खो जाने के मामले में निवासी को आधार सृजन के लिए, चौथा है डेटा कैप्चर करते समय त्रुटियों को कम करना। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों इसमें तीसरा, आधार संख्या खो जाने के मामले में निवासी को आधार सृजन करने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जब पत्र 90 दिनों की समाप्ति के बाद भी गंतव्य तक नहीं, तब पुनः प्राप्ति की आवश्यकता हो सकती है। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यदि आधार संख्या धारक ने अपनी नामांकन ID या विशिष्ट ID खो दी हो तो पुनः प्राप्त की आवश्यकता है, क्यों है। प्राप्ति की आवश्यकता है, पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा इसमें से आंसर होगा दोस्तों पहला सच है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक आधार संख्या धारक को एक अस्थायी नामांकन केंद्र से मुद्रित आधार भी ले सकता है। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों इसमें पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। UID पुनः प्राप्त प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस मामले में मददगार है। पहला है निवासी ने आधार खो दिया, दूसरा है निवासी अपने आधार की सेवा से लिंक करने की जल्दी में है, तीसरा है आधार अपने गंतव्य तक 90 दिनों बाद भी नहीं पहुंचता, चौथा है उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर इसमें से दोस्तों चौथा होगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। PEC का विस्तृत रूप क्या है। पहला है पूर्व नामांकन ID, दूसरा है अस्थायी नामांकन केंद्र, तीसरा है पूर्व नामांकन केंद्र, चौथा है सार्वजनिक नामांकन केंद्र।
तो हमारा सही आंसर है दोस्तों दूसरा, अस्थायी नामांकन केंद्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। टोल फ्री संख्या क्या है जिसके द्वारा एक आधार संख्या धारक ग्राहक सेवा अधिकारी को कॉल करके कुछ संरक्षित सवालों के जवाब देकर अपना आधार पा सकता है? पहला है 1947, दूसरा है 1950, तीसरा है 1974, चौथा है 1984। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों इसमें पहला 1947। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। नामांकन एजेंसी को उनके अधिक काम करने वाले संचालकों की आईडी के कई सेट के लिए एक पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों दूसरा झूठ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। नामांकन एजेंसी को ऑपरेटर पर्यवेक्षकों के बायोमेट्रिक्स उनके ऑनबोर्डिंग के दौरान कैप्चर करने से बचना चाहिए। पहला सही है, हाँ है, दूसरा नहीं है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों पहला हाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। जहाँ निवासी ने कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं कराया हो वहाँ नामांकन कर्मचारी को NA या NA दर्ज करना चाहिए, हाँ या ना? तो इसमें हमारा आंसर दोस्तों ना है, दूसरा। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। अस्वीकार से बचने के लिए नए सिरे से किसी भी नामांकन को करने से पूर्व आधार सुविधा की सक्रियता का पता लगाने के लिए डैक्स को अग्र सक्रियता का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पहला है ऑपरेटर, दूसरा है सब्सक्राइबर, तीसरा है परिचयकर्ता, चौथा है रजिस्ट्रार। तो हमारा इसमें से दोस्तों आंसर है पहला ऑपरेटर, क्योंकि सारा काम वही करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। नामांकन अध्ययन के दौरान नामांकन कर्मचारी को मोबाइल संख्या डैक्स को साझा करना सुनिश्चित करना चाहिए। पहला है रजिस्ट्रार, दूसरा है परिचयकर्ता, तीसरा है निवासी, चौथा है सब्सक्राइबर। तो हमारा आंसर होगा तीसरा निवासी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बायोमेट्रिक अपवाद और उंगली के निशान सही न पाए जाने पर नामांकन कर्मचारी द्वारा किसी भी निवासी को नामांकन करने से इनकार कर देना चाहिए। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों दूसरा, ये बात झूठ है, दूसरा झूठ हमारा सही जवाब था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। नामांकन कर्मचारी को निवासी से नवीन नामांकन के लिए किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए नहीं कहना चाहिए। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो ये हमारा आंसर होगा पहला सच है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निवासी के पूर्व नामांकन की स्थिति को जांचने के बिना नामांकन कर्मचारी को निवासी का पुनः नामांकन नहीं करना चाहिए। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो इस सेट का आखिरी सवाल है दोस्तों। दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दें। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर होगा पहला सच। तो इस तरह से ये हमारा नंबर चैप्टर का दूसरा रिवीजन सेट भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप लोगों का धन्यवाद।